अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डॉ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। आज हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ होलोज़ोइक न्यूट्रिशन। ये हमारा नया चैप्टर है और एमडी कैट के सिलेबस का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इंटर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि होलोज़ोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। देखो, हमारी बॉडी को या हमारी बॉडी के अलावा जितनी भी मशीन्स होती हैं उनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब वो एनर्जी, अगर हम एक गाड़ी की बात करें तो उसको एक फ्यूल की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी और हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो सप्लाई होगा उसको खाने के ज़रिए। ठीक है, हम फूड प्रोवाइड करेंगे और फूड जो है उससे जो एनर्जी मिलेगी उससे हमारी बॉडी के बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं। इसके साथ साथ कह रहे हैं ये जो एनर्जी होती है ना, ये सेल्स भी एनर्जी को हासिल करते हैं और इस एनर्जी के ज़रिए बहुत सारे प्रोसेस करते हैं। इसके साथ साथ ये जो फूड मिलता है ना, एनर्जी तो देता ही है, एनर्जी के साथ साथ कुछ रॉ मटेरियल्स देता है। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स देगा, प्रोटीन्स देगा। जो रॉ मटेरियल होता है इसकी मदद से आप क्या करते हो, अपनी बॉडी की ग्रोथ करवाते हो। एनर्जी के साथ साथ बॉडी ग्रो भी तो करनी है ना, तो आप ग्रोथ करवाते हो और अगर बॉडी के अंदर कोई इशू आ जाए तो उसको रिपेयर भी करते हो। जो फूड होता है ऑर्गेनिजम्स का, उसमें बहुत सारी सब्सटेंसेस होती हैं। उनमें से एक सब्सटेंस होती है न्यूट्रिएंट्स। तो खाने के अंदर जो जितनी अलग अलग चीज़ें हैं उनमें से एक चीज़ न्यूट्रिएंट भी है, विच आर एसेंशियली रिक्वायर्ड बाय प्रोटोप्लाज्म। जो आपकी प्रोटोप्लाज्म को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और एसेंशियली का मतलब होता है कि एसेंशियल का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी को इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बट ये आपकी बॉडी के अंदर बन नहीं रहा है। तो आप न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो एसेंशियल होते हैं, आप इनको बाहर से हासिल करते हो अपने खाने की मदद से। और ये क्यों ज़रूरी होते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म को चाहिए होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ साथ जो आपका साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, ये पूरा पार्ट जो होता है प्रोटोप्लाज्म बनाता है। सेल वॉल जो है प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है। सेल वॉल जो है नॉन लिविंग है और प्रोटोप्लाज्म सिर्फ लिविंग कंपोनेंट होता है। तो कह रहे हैं इस प्रोसेस, ये जो आपका होलोज़ोइक न्यूट्रिशन है, ये एक तरह का हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का प्रोसेस है। हेटेरोट्रॉफिक वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाती बल्कि किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि वो चीज़ इसको अपना रेडीमेड फूड दे। वो कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, वो प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होती हैं खाना बनाती हैं और जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाली ऑर्गेनिज्म होती है ना, वो उन चीज़ों से अपना खाना हासिल करती है। वो प्लांट से भी हासिल कर सकती है, एनिमल्स भी। हम जो इंसान हैं हम भी हेटेरोट्रॉफ हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो अलग हैं। ऑटोट्रॉफिक में पौधे या डिफरेंट एनिमल्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें जो एनिमल होता है या जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद नहीं बनाता, तो किसी और से हासिल करता है। अच्छा, होलोज़ोइक में होलो का मतलब होता है कि पूरा और ज़ोइक का मतलब है एनिमल। जहाँ पर भी जू लफ्ज़ नज़र आता है उसका मतलब होता है एनिमल। ठीक है, होलोज़ोइक न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन है और ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की टाइप है जो एनिमल्स के अंदर होती है। पहली बात, प्लांट्स के अंदर ये होलोज़ोइक न्यूट्रिशन का प्रोसेस नहीं होता। ये एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। और इसमें होता क्या है यार, होलोज़ोइक न्यूट्रिशन में एक प्रोसेस होता है इंजेक्शन का। इंजेक्शन का मतलब होता है कि आप बाहर से कोई चीज़ अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो। अगर कोई एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से मिलकर बनी है, तो होलोज़ोइक न्यूट्रिशन में वो अपने एक सेल के अंदर कोई चीज़ डालेगी और जो एक सेल के अंदर डालेगी ऑब्वियस सी बात है वो सेल मेम्ब्रेन की मदद से डालेगी। उसके अंदर मुंह तो होगा नहीं एक सेल वाले में। ठीक है, जो एक सेल वाली ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली बाहर से चीज़ें अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करा के अपने अंदर इनटेक कर लेगी। ये जो बाहर से कोई खाना हो गया, कोई प्रोटीन वगैरह है, इसको अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करना या एक सेल के अंदर इनटेक करना, इस प्रोसेस को आप इंजेक्शन कहते हो। ठीक है, यानी कि इसमें आप सॉलिड या लिक्विड फॉर्म जो होता है वो एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी के अंदर डालते हो। इसमें जो आपका ये होलोज़ोइक न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस है ना, इसमें एक प्रोसेस होता है इंजेक्शन का, फिर होती है डाइजेशन, फिर होती है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये डेफिनेशंस इंटर के लिए बहुत ज़रूरी हैं और एमडी कैट में हाँ आपसे एक सिंपल लाइन दे देंगे, बोलेंगे बताओ ये कौन सा प्रोसेस है। तो इंजेक्शन का मतलब होता है टेकिंग इन ऑफ फूड इनटू द सेल। इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इंजेक्शन में वो क्या करती हैं, खाना अपने सेल के अंदर डालती हैं, बिकॉज उनके अंदर एक ही सेल होता है। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर की बात करें, वो एनिमल्स जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, तो अपनी बॉडी के अंदर खाना डालते हैं। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल हम इंसान हैं, अपना मुंह खोलते हैं, अपने मुंह के अंदर खाना डालते हैं, तो हमारा जो मुंह है वो हमारी बॉडी का पार्ट है। हमारा मुंह एक सेल से मिलके नहीं बना, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपने सेल के अंदर खाना डाल रही है। हम ये कहेंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बॉडी के अंदर खाना डाल रही है। ठीक है, और या तो ये सेल की मेम्ब्रेन के ज़रिए होता है या फिर ओपनिंग होती है जो माउथ के ज़रिए होता है। डाइजेशन क्या है, ये जो आपने खाना बाहर से हासिल किया यार, ये बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये होता है कि हमने चैप्टर 1 के अंदर पॉलीमर्स पढ़े थे। पॉलीमर्स क्या होते हैं कि जब बहुत सारे मोनोमर्स मिलते हैं और पॉलीमर बना देते हैं। पॉलीमर एक बहुत बड़ा कंपाउंड होता है। आपकी बॉडी ना डायरेक्ट पॉलीमर से एनर्जी हासिल नहीं कर सकती।
तो आपको सबसे पहले उन पॉलीमर्स को, जो एक तरह का कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको तोड़ना पड़ता है। आप उस पॉलीमर को तोड़ते हो मोनोमर्स में, फिर आप उस मोनोमर्स की ब्रेक डाउन करके फिर आप एनर्जी हासिल करते हो। तो डाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें आप बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को और नॉन डिफ्यूजिबल फूड को, नॉन डिफ्यूजिबल फूड वो होता है कि जिसकी डिफ्यूजन नहीं हो सकती, जिसकी डाइजेशन या जिसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। एब्जॉर्प्शन क्या है हम इसको आगे पढ़ेंगे, बट एब्जॉर्ब का मतलब सिंपली ये होता है कि आपने जो खाना है उसको तोड़ लिया है, आप उस खाने को अपनी बॉडी के सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लो। डाइजेशन जो है, ये डाइजेशन में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होती, डाइजेशन आपकी बॉडी की कैविटी के अंदर हो रहा होता है, यानी कि आपके मुंह के अंदर से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। मुंह के अंदर दो तरह की डाइजेशन होती हैं, एक होती है मैकेनिकल, ठीक है, जिसमें आप दांतों की मदद से खाने को तोड़ते हो, ठीक है, उसको ब्रेक कर देते हो, ठीक है, और जिसको आप कहते हो कि मेस्टिकेशन, ठीक है, और मेस्टिकेशन का एक और नाम भी होता है, ठीक है, उसको चुइंग कह लो। चुइंग एक कॉमन नाम है, मेस्टिकेशन इज़ बायोलॉजिकल टर्म, ठीक है, खाने को चबाने के लिए। सो आपके मुंह के अंदर एक खाना चबाते हो जिसको आप क्या कहते हो, फिजिकल डाइजेशन कहते हो, मैकेनिकल डाइजेशन कहते हो। और आपके मुंह के अंदर कुछ एंजाइम्स भी रिलीज़ होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एंजाइम रिलीज़ होता है अमाइलेज, वो आपके मुंह के अंदर अमाइलेज रिलीज़ होता है और वो स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोज में। ये एमसीक्यूज़ का पॉइंट है, ठीक है। आपके मुंह के अंदर अमाइलेज रिलीज़ होता है जो स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोज में। तो हम ये कह सकते हैं, अगर आपसे पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि जो केमिकल डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से हो जाती है, केमिकल डाइजेशन आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। ये ना कहना कि आपके पेट से स्टार्ट होती है, नहीं, केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सबसे पहले आप स्टार्च को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अमाइलेज। सो जो डाइजेशन है ये वो प्रोसेस है जिसमें आप कॉम्प्लेक्स फूड को या नॉन डिफ्यूजिबल फूड को तोड़ते हो सिंपल फूड में, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो होता है वो सिंपल बन जाता है और जो नॉन डिफ्यूजिबल होता है वो डिफ्यूजिबल बन जाता है, ठीक है। आप फिर क्या करते हो, इसको मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ करते हो। ये जो कन्वर्जन हुई है ना कॉम्प्लेक्स फूड की सिंपल फूड में, ये केमिकली भी होती है एंजाइम्स की मदद से और मैकेनिकली भी होती है, ख़ास तौर पर आपके दांतों की मदद से, ठीक है। आपके ओरल कैविटी में, यानी कि आपकी माउथ की कैविटी में ये दांतों की मदद से होती है और आपके पेट के अंदर बहुत सारी मसल्स मौजूद होती हैं। तो पेट में जो मसल्स होती है ना, अब ये समझ लो कि ये आपका पेट है फॉर एग्जांपल, तो ये मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ये मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो खाने को दबाएगी, फिर कभी खाने को धक्का दे के इस तरफ फेंक देगी, कभी खाने को धक्का दे के इस तरफ फेंकेगी। अब ये समझ लो कि आपके पास कोई सेब हो या कोई भी एक फ्रूट हो, आप उसको दीवार पे मारते रहो ज़ोर ज़ोर से, तो क्या होगा, वो टूटता जाएगा। सेम इसी तरह आपके पेट में भी ये काम हो रहा होता है, इसको आप कहते हो चर्निंग, CHURNING। ये जो चर्निंग का प्रोसेस है आपके पेट में हो रहा होता है, जिसमें खाने की मैकेनिकल डाइजेशन होती है। इसके साथ साथ आपके पेट में कुछ एंजाइम्स भी होती हैं, कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो केमिकल डाइजेशन कराते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या है यार, ये जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, इसमें जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना खाने के, वो मॉलिक्यूल जो आपने तोड़ दिए हैं डाइजेशन के ज़रिए, वो सॉल्युबल हो गए हैं। पहले डिफ्यूज़ नहीं हो सकते थे, अब डिफ्यूज़ हो सकते हैं। तो एब्जॉर्प्शन में जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो डाइजेस्टिव मेम्ब्रेन होती है ना, ये डाइजेस्टिव मेम्ब्रेन क्या है, अब फॉर एग्जांपल आपके पेट के अंदर कोई मेम्ब्रेन मौजूद है, आप उसको डाइजेस्टिव मेम्ब्रेन कहोगे। इसी तरह आपकी इंटेस्टाइन होती है, आपकी इंटेस्टाइन के ऊपर ना एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, आप जिसको डाइजेस्टिव मेम्ब्रेन कहते हो, ठीक है। एक तरह की लाइनिंग होती है मेम्ब्रेन की, लाइनिंग डिफरेंट सेल्स से मिलकर बनी होती है। इन सेल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो यहाँ पर मौजूद खाने को, जो कि अब डाइजेस्ट हो चुका है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर टेक इन कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हो, जो डाइजेस्टिव मेम्ब्रेन में होता है। जैसे कि इंटेस्टाइन पे जो लाइनिंग होती है उसमें होता है, और आपके इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे बेसिकली काम हो रहा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़ास तौर पे, सो दैट दे में बी यूटिलाइज ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। आप एब्जॉर्प्शन इसलिए करते हो ताकि वो जो खाना है जो डिफ्यूज़ हो चुका है, एब्जॉर्ब कर लो उसको, फिर उसकी मदद से आप उसको माइटोकॉन्ड्रिया में डालो, फिर वो याद करो, एक तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता था, लेकिन एक होता है रिस्पायरेशन, जो हर एनिमल के अंदर होता है, जिसमें आप ADP प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। उसमें ग्लाइकोलिसिस भी था, क्रेब्स साइकिल भी था, ये सब था, ठीक है। तो वो आप करते हो फिर, ताकि जो आप खाना हासिल कर लेते हो उसको इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हो ताकि आप एनर्जी हासिल कर सको। ये एसिमिलेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस। आपने पहले डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट के बाद पहले इंजेस्ट किया, फिर डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, अब एसिमिलेट करना है आपने। एसिमिलेट का मतलब है कि डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लिया है ना, आप जो एब्जॉर्ब कर लिया है उसको यूज़ करो और उससे एनर्जी हासिल करो मेटाबॉलिक प्रोसेस में, इसको एसिमिलेशन कहते हैं। आखिर में जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो सकती आप उसको रिमूव कर देते हो, अनडाइजेस्टेड फूड को। अगर एक सेल वाली बॉडी होगी तो सेल से, या फिर अगर मल्टी सेलुलर होगी तो एक बॉडी से। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल है सेल से, आप उसको ईजेशन कहते हैं। देखो एग्जिट में क्या होता है, ई से स्टार्ट होता है ना, एग्जिट भी के बाहर निकालो, एग्जिट ई से स्टार्ट होता है, इजेशन भी ई से स्टार्ट होता है। तो इजेशन समझ लो कि आपने कोई चीज़
एग्जिट करानी है, ठीक है। अब जो डाइजेशन है वो इंट्रा सेलुलर भी होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है, यानी कि एक सेल के अंदर भी डाइजेशन होती है और बाहर भी। ये क्या मतलब है? देखो, जो वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बनी होती है ना, जैसे कि प्रोटोजोआ वगैरह है, प्रोटोजोआ की एग्जाम्पल है अमोएबा, ठीक है, प्रोटोजोआ की एग्जाम्पल है अमोएबा। जो एक सेल वाली ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें अमोएबा वगैरह आ जाता है, ये क्या करते हैं, खाने को पहले अंदर अपने इन्वायरमेंट से अपने सेल के अंदर लाती हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए। फिर जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए खाना अंदर आ जाता है तो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो सेल के अंदर होता है, क्योंकि एक ही सेल था, उसके अंदर कोई कैविटी तो है नहीं कि बाहर के काम करे। ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है एक ही सेल के अंदर होता है ना, इसको हम इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। और सच ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम आउटसाइड दियर सेल। ये अब नॉर्मली अगर आपने डाइजेशन करनी है तो आप एक सेल से एंजाइम निकालते हो और सेल के बाहर जाकर वो, अगर फॉर एग्जांपल आपके एक सेल, फॉर एग्जांपल ये पेट है और पेट के अराउंड जो वॉल्स होती हैं उनमें सेल होते हैं, ये सेल एंजाइम रिलीज़ करते हैं जो पेट की कैविटी के अंदर जाकर डाइजेशन कराता है। तो इसको कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, बिकॉज ये एंजाइम जो है वो सेल के बाहर जाके काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है वो एक ही सेल के अंदर होती है, तो यहीं से एंजाइम निकलेंगी और यहीं पर ही काम करेंगी। इसको आप कहते हो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, जिसमें आपकी एंजाइम बाहर रिलीज़ नहीं होती सेल से। दिस काइंड ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड इंट्रा सेलुलर। जबकि ऑन द अदर हैंड जो मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं, जैसे राउंड वॉर्म है, इंसेक्ट हैं या मैमल्स हैं, ये बाहर से अपनी बॉडी के अंदर खाना लेते हैं और ख़ास लोकेशन में लेते हैं। वो जो ख़ास लोकेशन होती है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो सकता है, वो एलिमेंट्री कैनाल हो सकती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि वो सारे पार्ट्स जो आपकी डाइजेशन में काम आते हैं आप उनको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इंक्लूड करोगे। या एलिमेंट्री कैनाल एक वो लंबी ट्यूब है जो आपके मुंह से स्टार्ट होती है और आपके एनस तक जाती है, उसको भी आप एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हो। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहो या एलिमेंट्री कैनाल कहो, एक ही बात है। इसकी डायग्राम मैं आपको दिखाऊँ तो ये रही, आप ये आपका यहाँ पे एक माउथ की कैविटी होगी, आप मुंह से खाना हासिल करोगे। सबसे पहले यहाँ एक फेरिंग्स होगा, ठीक है, वो फेरिंग्स के अंदर खाना जाएगा, फिर इसोफेगस के अंदर जाएगा, फिर इसोफेगस से जाएगा वो आपके यहाँ स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसकी ये असेंडिंग कॉलोन है, ये ट्रांसफर्स कॉलोन है, ये डिसेंडिंग कॉलोन है, फिर रेक्टम, रेक्टम के बाद आखिर में एनस, और एनस से बाहर निकल जाएगा। जो एब्जॉर्प्शन होगी वो सारी यहाँ पे डाइजेशन होगी स्टमक के अंदर। ज़्यादातर जो डाइजेशन का मेन सेंटर है वो आपका स्टमक है। और जो डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होती है, अक्सर डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट हो जाती है, बट जो आखिर की होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाके कंप्लीट हो जाती है। हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये सारा प्रोसेस एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, और या गट का नाम भी देते हो, गट का हो, एलिमेंट्री कैनाल का, एलिमेंट्री ट्रैक का हो, एक ही बात है। और दे कैन नॉट take it inside their cell directly since the size of food particle is too large to be taken up by cells। कह रहे हैं अब ये जो डाइजेशन है ये एक्स्ट्रा सेलुलर हो रही है, सेल के बाहर हो रही है। ऐसा क्यों है भाई? जब खाना बड़ी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है ना, वो कोई यूनिसेलुलर चीज़ तो खाती नहीं है, बड़ा बड़ा खाना हासिल करती हैं, तो इतना बड़ा फूड का पार्टिकल, एक आपने सेब का टुकड़े का बाइट ले लिया, वो एक सेल के अंदर कैसे जाएगा? सेल का तो कोई माइक्रोमीटर साइज़ होता है। तो इसलिए ये जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं ये कैविटी के अंदर अपनी डाइजेशन करती हैं, ये सेल से एंजाइम रिलीज़ करती हैं जो सेल से बाहर जाकर काम करेंगी। इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। और एंजाइम रिलीज़ होती हैं इनके सेक्रेटरी सेल से, यानी कि वही सेल जो चीज़ें सेक्रेट कर रहे होंगे ये वाली, और गट में, और गट जो होती है वो एलिमेंट्री कैनाल वगैरह है, जहाँ पर फूड जो है उसकी डाइजेशन होती है और वो सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है। इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। कह रहे हैं दोनों टाइप्स जो है ना डाइजेशन की, उनमें केमिकल ब्रेकडाउन भी होता है और मैकेनिकल भी होता है। जो केमिकली एंजाइम की मदद से होता है, या एंजाइम जो चीज़ें कन्वर्ट करती हैं, आप उसको केमिकल डाइजेशन कहते हो, ठीक है। सो आपका याद रखना कि आपका जो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है, जो एक सेल के अंदर हो रहा होता है, उसमें सिर्फ केमिकल डाइजेशन होती है, उसमें सिर्फ केमिकल डाइजेशन होती है। बट जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर होता है ना, उसमें दोनों होती हैं, उसमें मैकेनिकल भी होती हैं और केमिकल भी होती हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और केमिकल भी होती है, ठीक है। और सम काइंड ऑफ मैकेनिकल कन्वर्जन इन मैनी एनिमल्स, द फॉर्मर इज टर्म्ड एज केमिकल, ओके, मैकेनिकल, इसकी बात हमने कर ली। कह रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन, जब खाने को आप एंजाइमेटिकली तोड़ रहे होते हो, कॉम्प्लेक्स फूड को, तो वाटर की आपकी ज़रूरत होती है। यानी कि एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन के लिए एंजाइम्स को वाटर की ज़रूरत होती है। हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर ये पढ़ा था, एक प्रोसेस होता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में आप चीज़ें तोड़ते हो वाटर ऐड करके, और एक होता है कंडेंसेशन, जिसमें आप चीज़ों को बनाते हो वाटर रिमूव करके, ठीक है। सो ये जो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है ना, जिसमें आप बड़े खाने को तोड़ते हो, इसके लिए आपको वाटर की ज़रूरत होती है ताकि आप हाइड्रोलाइटिकली चीज़ों को तोड़ो।
और जो आपका मैकेनिकल होता है उसमें आप मैकेनिकली तोड़ते हो या फिजिकली तोड़ते हो, जैसे मेस्टिकेशन यानी चूइंग के ज़रिए, चर्निंग यानी कि स्टमक की जो मसल्स होती थी खाने को एक तरफ से दूसरी तरफ धकेलती हैं उसके ज़रिए, ग्राइंड करके आप दांतों में भी खाना ग्राइंड भी तो करते हो ना। और पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, मैं इसका थोड़ा ओवरव्यू यहीं दे देता हूँ, इंशाल्लाह हम आगे इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। बट ये समझो कि अब खाना जब मुंह के अंदर आता है ना, आपके मुंह से के अंदर आने के बाद एक ट्यूब होती है जिसको कहते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स के अंदर चला जाता है। याद रखना आपका जो नाक होता है ना, यहाँ पर आपके यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ नाक है और नाक की कैविटी ये जा रही है, तो नोज़ की कैविटी होती है और ये माउथ की कैविटी है। ये नोज़ की कैविटी और माउथ की कैविटी दोनों आकर एक ही ट्यूब में मिल जाती हैं जिसको फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो आपकी नाक की कैविटी, ये नाक की कैविटी है फॉर एग्जांपल, और ये मुंह की कैविटी है, दोनों की एक कॉमन ट्यूब होती है। जो कॉमन ट्यूब होती है आप उसको क्या कहते हो, फेरिंग्स कहते हो। आप सांस लेते हो ना वो भी फेरिंग से गुजरती है, आप खाना भी खाते हो वो भी फेरिंग से गुजरता है। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद ना फेरिंग्स के बाद ना खाने को डिसाइड करना होता है, चीज़ों को डिसाइड करना होता है वो कहाँ जाएंगी। अगर आपने कोई सांस ली है, कोई एयर है, तो वो जाएगी फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में जो आपका वॉइस बॉक्स होता है, फिर जाएगा आपके ट्रैकिया में, फिर वहाँ से जाएगा ब्रोंकाई में और ब्रोंकस में। हम इसको इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे हमारे रिस्पिरेशन के चैप्टर में। बट जब आपने सांस लेनी होती है तो खाना नहीं, एयर जो होती है आपके नोज़ में जाती है, नोज़ से आपके फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगी, फेरिंग्स के बाद जाएगी वो आपके लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स को आप वॉइस बॉक्स भी कहते हो बिकॉज उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। लैरिंग्स के बाद जो एयर है वो जाती है ट्रैकिया में, फिर बाद में क्या होता है, जो आपका एक ट्रैकिया होता है नीचे जाके दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, एक ब्रोंकाई राइट साइड पे चला जाता है, एक ब्रोंकस लेफ्ट साइड पे चला जाता है। फिर जो ब्रोंकाई होते हैं ये लंग्स के अंदर दाखिल हो जाते हैं और जहाँ पर पूरी फिर सांस लेने का प्रोसेस होता है। इंशाल्लाह हम इसको रिस्पिरेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया एयर का पार्ट। अब जो आपने फॉर एग्जांपल अब खाना खाया है, आपको जो खाना खाया है वो भी आपके फेरिंग्स के अंदर चला गया। अब कभी ऐसा हुआ कि आपने खाना खाया हो और वो आपके नाक में खाना आ जाए? हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको खांसी आ जाए एकदम, तो फिर वो खाना आपके नाक की कैविटी में चला जाता है। बिकॉज जब खांसी आती है ना आपको तो फेरिंग्स के अंदर प्रेशर लगता है, जब फेरिंग्स के अंदर प्रेशर लगता है तो जो खाना आपका फेरिंग्स के अंदर मौजूद है वो आपके नाक के अंदर भी जा सकता है। ये अक्सर उस वक्त होता है जब आप पानी पी रहे होते हो, कई दफ़ा पानी आपके नाक से निकल आता है, ठीक है। तो उल्टी एक अलग चीज़ है, ठीक है, मैं उल्टी के बारे में बताऊँगा, वो पेरिस्टाल्सिस का ही पार्ट है। सो अब फेरिंग्स के खाना नॉर्मल हालात में आपके नाक के अंदर नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एक स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो उसको कहते हैं उव्यूला कहें या यूव्यूला कहें की बात है, ये वाला स्ट्रक्चर ये आपके बिल्कुल माउथ के कोने में मौजूद होता है, ठीक है। इसको यहाँ भी देख लो, ये रहा, मैं जूम इन करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका सॉफ्ट पैलेट है और यहाँ पे ना ये बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट्स हैं यूव्यूला लगा होता है, तो और ये है नाक की कैविटी और ये है आपकी फेरिंग्स। अब फेरिंग्स से खाना नाक की कैविटी में नहीं जाता बिकॉज जो ये यूव्यूला होता है ना, जिसको यहाँ पे अल्वा लिखा हुआ है, अल्वा भी कह सकते हो या यूव्यूला भी कहते हैं कुछ लोग इसको। तो अल्वा या यूव्यूला जो होता है वो ना खाने को नाक की कैविटी में जाने से रोकता है, ठीक है। ये अल्वा या यूव्यूला खाने को नाक की कैविटी में जाने से रोकता है। चलो, नाक की कैविटी में खाना नहीं गया। अब नीचे जो सांस की नाली है, लैरिंग्स के अंदर भी खाना जा सकता है, या फिर खाने का एक और पार्ट होता है कि फेरिंग्स के बाद चला जाए एसोफेगस के अंदर, जो एक डाइजेस्टिव ट्यूब होती है जहाँ पे खाना आपका पास होता है। सो अब खाने के जाने के दो रास्ते हैं, या तो वो जाएगा आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि एसोफेगस के अंदर, या जाएगा आपकी सांस की नाली के अंदर। बट आपका खाना सांस की नाली के अंदर चला जाए, फिर वहाँ पे जाके आपके फेफड़ों में पहुँच जाए तो क्या होगा? डेथ, फ़ौरन से डेथ हो जाती है, ठीक है। तो आप अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि ये जब फेरिंग्स है ना और ये डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, आगे लैरिंग्स में और यहाँ पर उसके अंदर एसोफेगस के अंदर, तो इस लैरिंग्स के ऊपर ना एक ढक्कन मौजूद है, एक लिड मौजूद है जिसको आप एपिग्लॉटिस कहते हो। क्या कहते हो? एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस जो है ना एक ढक्कन का काम करता है और वो खाने को किसके अंदर नहीं जाने देता? लैरिंग्स के अंदर नहीं जाने देता। ये एपिग्लॉटिस क्या है? एक लिड लाइक स्ट्रक्चर है। सो इस तरह जो खाना है वो या तो जाएगा आपके एसोफेगस के अंदर या फिर जाएगा आपके एसोफेगस के अंदर ही जाएगा नॉर्मल हालात में, बिकॉज जो एपिग्लॉटिस है उसको आपकी सांस की नाली में नहीं जाने देगा, ठीक है। सो ये वाला पार्ट था, बट आई गेस हम थोड़ा टॉपिक से दूर हो गए। बट ये सारे कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में आएंगे तो आपको अगले कॉन्सेप्ट में फिर आसानी हो जाएगी, इससे फ़ायदा ये होगा, ठीक है। तो पेरिस्टाल्सिस क्या होता है यार? पेरिस्टाल्सिस ये मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये आपकी खाने की नाली है, आपका खाना जो है वो एक बॉल की फॉर्म में यहाँ आया। अब जब ये खाना यहाँ जा रहा होता है ना, अब नॉर्मली अब मैं इसको यूँ देखूँ तो ये आपका खाना मौजूद है, जो खाने के आगे वाली चीज़ होती है ना वो थोड़ी बड़ी हो जाती है,
वो क्या हो जाती है, खुली हो जाती है। और खाने के पीछे वाली चीज़ जो होती है थोड़ी पतली हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। जब ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी कि तुम आगे की तरफ धकेल जाओ, फिर ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा। जब आगे की तरफ मुड़ जाएगा तो यहाँ पर फिर जो ये चीज़ पहले रिलैक्स हुई थी ये दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब ये दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो फिर खाना और आगे जाएगा। तो जब एक मूवमेंट होती है ना खाने की, डिफरेंट आपकी एसोफेगस के ज़रिए, फेरिंग्स के ज़रिए, उसमें आपकी जो ये वॉल्स होती है ना, इनकी एसोफेगस की वॉल और फेरिंग्स की वॉल कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है और रिलैक्स कर रही होती है, और इनवॉलंटरी, आपके कंट्रोल में नहीं होता। खाना ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा होता है और रिलैक्स भी हो रहा होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये इनवॉलंटरी होता है, आपके कंट्रोल में नहीं होता। और जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती हम कहते हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो ये पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो हमने पेरिस्टाल्सिस की भी बात कर ली। सो जब ये लार्ज पार्टिकल्स होते हैं फूड के, जो स्मॉलर वंस में चेंज हो जाते हैं, और जब छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है यार? इससे फ़ायदा ये होता है कि इट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन। अब होता क्या है, अगर खाना एक ही बहुत बड़ा हो, तो फॉर एग्जांपल आपने कोई एक बनाना है टिक्का बनाने से पहले आप क्या करते हो, चिकन के ऊपर डिफरेंट कट्स लगाते हो। कट्स लगाने के बाद आप उसके अंदर मसाला मिक्स करते हो ताकि वो मसाला जो है चिकन के डीप पार्ट्स में भी चला जाए, ठीक है। वरना क्या होगा, मसाला लगाओगे और कट्स नहीं लगाओगे तो ऊपर रहेगा। यानी कि आप क्या करते हो, नॉर्मली चाहते हो कि चिकन के छोटे छोटे पीसेस कर दिए जाएं। सेम इसी तरह आप खाने के छोटे छोटे पीसेस करते हो डाइजेशन के ज़रिए। उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी एंजाइम्स ने काम करना होता है ना, उनको ज़्यादा एरिया मिल जाता है काम करने के लिए। यानी कि वो हर जगह पर जाके अटैच हो सकती हैं और खाने को और तोड़ सकती हैं। इसके लिए आपको खाने को तोड़ना ज़रूरी है, जो केमिकल डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय प्रोवाइडिंग मोर पार्टिकल्स ऑफ फूड। खाने के ज़्यादा टुकड़े देता है टू बी एक्टेड बाय डाइजेस्टिव जूसेस। यहाँ पर एक डिफरेंस है कि ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम और सैक लाइक, ये इंटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं डिफरेंस एमडी कैट के हवाले से इसका बता दूँ। जो आपका ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उसके अंदर दो ओपनिंग्स होती हैं। जो ट्यूब लाइक ओपनिंग में डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी जो ट्यूब होती है उसकी दो ओपनिंग होती है, एक माउथ होती है और एक एनस होता है। और जो सैक लाइक होता है उसमें एक ही ओपनिंग होती है। जो ट्यूब लाइक ओपनिंग होती है ना, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होती है ना, जो एडवांस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक मैमल्स हैं, बड़े बड़े बर्ड्स हैं, ठीक है, या शेर वगैरह हैं, इन सब के अंदर कौन सा होता है? ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो एडवांस एनिमल हैं। और वो जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, जो लोअर ग्रुप के एनिमल्स हैं, उनके अंदर सैक लाइक होता है। इसकी मिसाल हो गई एनेलिडा हो गया या प्लेनेरिया हो गया, ठीक है, उनके अंदर सैक लाइक होता है। और जो फूड इंटर होता है माउथ के ज़रिए होता है, और जो रिमूव होता है वो अलग ओपनिंग के ज़रिए यानी एनस के ज़रिए होते हैं। इनके डिफरेंट ओपनिंग्स हैं, लेकिन सैक लाइक में दोनों की ओपनिंग सेम होती है। कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, कंप्लीट्स विद एसोसिएटेड ग्लैंड एंड ऑर्गन। इस आपके ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ अलग ग्लैंड्स भी होते हैं और ऑर्गन्स भी होते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ऑर्गन्स फॉर एग्जांपल लीवर है। लीवर आपका एक ग्लैंड है जो लीवर से डिफरेंट जूसेस पैदा करता है, ठीक है, और भेजता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसके साथ साथ आपका पेनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है जो आपके ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कराता है, और इंसुलिन ना निकले तो बंदे को डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है। और जो आपका सैक लाइक होता है ना सिस्टम, वो इनकम्प्लीट होता है बिकॉज इसके अंदर कोई ग्लैंड्स नहीं होते हैं, ना ऑर्गन्स होते हैं। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ट्यूब वाला, उसमें मैकेनिकल और केमिकल दोनों हो रही होती हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो सैक लाइक है ना, उसमें केमिकल डाइजेशन हो रही होती है। सैक लाइक में केमिकल डाइजेशन हो रही होती है, लेकिन आपका जो ट्यूब लाइक है उसमें दोनों हो रही होती हैं। ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट हैं। और जो ट्यूब लाइक है उसमें डिफरेंट पीएच पे खाने की डाइजेशन हो रही होती है, लेकिन जो आपका सैक लाइक है उसमें पीएच डिफरेंस तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। जो आपका ये ट्यूब लाइक सिस्टम है उसमें जो एंजाइम्स होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और आपका जो सैक लाइक है उसमें एंजाइम्स होती तो हैं बट फ्यू होती हैं। और जो आपका ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें बहुत सारी मसल्स मौजूद होती हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे आपके स्टमक में मौजूद मसल्स हैं जो चर्निंग में रोल प्ले करती हैं, ठीक है। आपके फेरिंग्स के अंदर भी मसल्स मौजूद होती हैं जो पेरिस्टाल्सिस करवाती हैं, यानी कि पीछे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जब पीछे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो खाना नीचे पुश होगा। और जो आपका सैक लाइक है वहाँ पर मसल्स ज़्यादा मौजूद नहीं होती, ठीक है। सो ये टॉपिक था हमारा जिसमें हमने डिफरेंट डाइजेस्टिव के फिनोमेना को डिस्कस किया और एक तरह का इंट्रोडक्शन ही था। हम अब इंशाल्लाह डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि एमोइबा के अंदर डाइजेशन किस तरह होती है, फिर प्लेनेरिया के अंदर किस तरह होती है, और इसके साथ साथ जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन का, उसमें डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं और उनका क्या रोल है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।